चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इस चैप्टर में हम लोगों को बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में जानना है। मतलब बहुत बेसिक आइडिया बस आपको किसका होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट करंट का, और साथ ही साथ जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो पता होना चाहिए, और फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। एलिमेंट्री आइडिया मतलब जो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जैसे एक्स रेज, गामा रेज, इन सब की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, इनके बारे में एक एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए कि किस तरह की वेव्स को या किस तरह की रेज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, कितनी इनकी वेवलेंथ होगी, कहाँ यूज होंगी, ये सब कुछ पता होना चाहिए। बस इस चैप्टर में इतना ही आता है, ज्यादा कुछ आना नहीं है, ठीक है ना। तो पहले हेडिंग डालिए मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। इस स्पेलिंग है MAXWELLS, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, लिखो पहले, इसमें दो चार बातें पहले लिखो, है ना, लिखिए। ए करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड, ए करंट इन ए कंडक्टर, ए करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। And the relationship between current and magnetic field, है ना, and the relationship between current and magnetic field, current and magnetic field is given by, देखो हमने पहली बात ये पढ़ा है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, तो पहले से पता है हमें। दिस इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहता है कि अगर किसी वायर में करंट फ्लो करेगी तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड के जनरेशन के बाद ये नई बातें सामने आई हमारे। ए करंट इन ए कंडक्टर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, इज गिवन बाय एम्पियर्स सर्किटल लॉ, is given by Ampere's circuital law, Ampere's circuital law which states that, Ampere's circuital law क्या कहता है, भूल गए होंगे अभी तक तो, याद है? Ampere's circuital law, the line integral of magnetic field around a closed path is equal to mu naught times of the current threading by the closed path। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो क्या लिखा, एम्पियर सर्किट लॉ विच स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी अराउंड एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, around any closed loop is equal to mu naught times the current, is equal to mu naught times the current I, mu naught times the current I, threading by the enclosed loop, थ्रेडिंग बाय द एनक्लोज्ड लूप। उस लूप ने कितनी करंट को थ्रेड किया हुआ इसके इक्वल होता है। क्या ये फॉर्मूला याद रहा? यही तो था, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई। बहुत बढ़िया। अब हुआ ये, बहुत ध्यान सुनिएगा, तो फिर सर हुआ क्या है, ऐसी क्या मसला आ गया कि डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ। मान लीजिए कि कोई एक कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, किसी एक कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी, ठीक है, तो ये बैटरी और यहां पर ये की लगी हुई है, ठीक है ना, ये की लगी है। इस वोल्टेज से, ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है भाई, हमने पढ़ा कि ये करंट यहां से मूव करेगी, लेकिन एक बात तो बताओ, हमने क्या पढ़ा हुआ है, एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा तो करंट फ्लो करना बंद कर देगी। मान लो जिस तार में करंट आ रही है, अगर उस तार के मैं दो कट मार दूं, उस तार में कट करके एक सिरा इधर गिरा दूं, एक सिरा उधर गिरा दूं, आपस में कनेक्शन ब्रेक कर दूं, तो करंट फ्लो करेगी क्या?
तार में कट लग जाएगा तो करंट फ्लो करेगी क्या? नहीं करती। क्यों नहीं करती? सर एक तार को काट देने से उसके दो एंड के बीच में एयर आ गई और एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं करेगी। तो सर जब हमने यहां एक कैपेसिटर लगाया तो इस कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में भी तो एयर मौजूद है ना, ध्यान सुनो। अब सर इन दो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में भी स्पेस है, गैप है। अगर यहां गैप है तो फिर यहां से करंट फ्लो कैसे कर रही है? वह सवाल ये भी उठेगा ना कि सर कौन कर रहा है करंट फ्लो कर रही है? करंट फ्लो कर रही है मींस इस सर्किट में अगर करंट फ्लो नहीं करेगी तो फिर यहां से हमें पता कैसे चलेगा कि चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है बैटरी? क्लियर? तो इस वाले हिस्से में भी करंट फ्लो कर रही है। अब वो करंट फ्लो कर रही है तो कन्वेंशनल करंट की कहानी, कन्वेंशनल मतलब होता है वो चीजें जो पहले से हम जानते चले आ रहे हैं। कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट है कि जब तक वायर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तब तक उनके अपोजिट में करंट फ्लो नहीं करेगी। तो यहां पर ये करंट का क्या मतलब? उसने ये कहा कि मान लो, मैक्सवेल ने दो चीजें बताई कि मान लेते हैं कि एम्पियरन लूप हमने यहां बनाया, एक बार हमने एम्पियरन लूप यहां बनाया और एक बार हमने एम्पियरन लूप यहां बनाया। अगर इसके हिसाब से देखें तो सर यहां पे करंट है कितनी? मान लीजिए IC, कन्वेंशनल करंट। तो यहां इस कन्वेंशनल करंट के लिए मुझे मिल गया इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC। लेकिन यहां पर अगर मैंने निकाला, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं S1 और S2, तो मैं लिखूंगा, इसने बोला कि फोर्थ, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ लिखा है सिलेबस में एलिमेंट्री आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, मतलब केवल आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट करंट जैसी कोई चीज होती है और वो क्या होता है, बस उतनी जानकारी। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है ना, फिर भी मैं काफी कुछ मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। तो फॉर सरफेस S1, अगर हम सरफेस S1 की बात करेंगे तो S1 वाले सरफेस के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ ऐसे लगेगा। और फॉर सरफेस S2, तो सरफेस S2 के लिए इंटीग्रेशन ऑफ B.dl इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए? म्यू नॉट टाइम्स ऑफ 0, क्योंकि करंट वहां पर क्या है? 0। अगर देखा जाए तो वहां करंट 0 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? B.dl 0 के इक्वल हो जाएगा। बट ये एक अनदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, ये अनदर सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मेरे काम की बात बता रहा हूं, मतलब यहीं से एक नया टॉपिक निकल के आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का एक सोर्स तो क्या होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर। और जहां करंट कैरिंग कंडक्टर मौजूद ना हो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। मतलब इस कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी ही होगी, वो तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि दो कैपेसिटर की जो दो प्लेट्स होती हैं उनमें हम एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज करते हैं, दूसरी वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेंटर तो कॉन्सेप्ट पहले से ही था, लेकिन इसी कैपेसिटर के बीच में एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाएगी। उसी वजह से यहां पर बनने वाली वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाएगा। समझ में आ रही बात ना? यहां से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कॉन्सेप्ट क्लियर स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात उसने कहा अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ के मुताबिक ये तो होना चाहिए म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC के इक्वल और ये होना चाहिए म्यू 0 के इक्वल। तो अगर ये 0 के इक्वल है तो फिर भैया एक एम्बिग्युइटी आ गई कि यहां पर तो है और यहां नहीं है मैग्नेटिक फील्ड, जबकि ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो उसने कहा इसका मतलब, इसी बात को पॉइंट आउट करने के लिए मैक्सवेल ने क्या बताया कि यहां पर ये जो कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है कि आप कह रहे हो यहां करंट है, यहां नहीं है, अगर यहां नहीं है तो फिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट हो रही है? दूसरी बात, यहां पर अगर करंट नहीं है तो सर्किट में मतलब सर्किट कंप्लीट कैसे है फिर? तो ये सब मामले जब उठने लगे तो इसने एक नई बात बताई, ध्यान सुनिएगा, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में ना। उसने कहा मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस बिकॉज ऑफ द एज्यूम्ड डिसकंटिन्यूटी इन करंट। हम जो ये एज्यूम कर रहे हैं ना, ये मान रहे हैं कि यहां करंट की डिसकंटिन्यूटी होती है, इसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हम तो मतलब ये अभी तक ये एज्यूम कर रहे थे कि यहां पर करंट की डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है ना। तो इन द करंट एब्सेंस ऑफ करंट बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में करंट का की एब्सेंस के कारण क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। मतलब जब तक आप ये मान रहे हो कि इन दोनों प्लेट्स, कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में करंट फ्लो नहीं कर रही है, जब तक ये मान रहे हो तब तक ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो रहा है। अगर ये हो रहा है तो फिर से कहा ही आर्ग्यूड दैट ड्यूरिंग चार्जिंग, लेकिन चार्जिंग के समय पर जब कैपेसिटर को हम चार्ज कर रहे होते हैं, अगर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो करंट ब्लॉक कर देता है। कोई भी कैपेसिटर जैसे ही फुल्ली चार्ज होगा, आगे कैपेसिटर वो आगे करंट को फ्लो करना बंद कर देगा, ठीक है ना, ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। समझ में आ रही बात ना? तो अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा है, समझ गए, तो उस केस में हम कहेंगे कि ये जैसे ही फुल्ली चार्ज होगा कुल मिलाकर, और वैसे भी हम वैसे तो ये पढ़ते हैं अभी तक कि कैपेसिटर को जैसे हम किसी भी सर्किट में अप्लाई करेंगे तुरंत वो फुल्ली चार्ज हो जाएगा, जबकि ऐसा होता नहीं है। जैसे हमारे मोबाइल की बैटरी भी है तो कंप्लीटली चार्ज होने में उसको टाइम लगता है। लेकिन हम अपने जितने अब तक क्वेश्चन किए उनमें यही एज्यूम करते आ रहे हैं कि जहां हमने सर्किट में अप्लाई किया, मतलब
कोई कैपेसिटर लगाया तो वो चार्ज हो जाएगा। कारण क्या है, क्यों नहीं पढ़े हम उसको, क्योंकि ट्रांजिएंट करंट करके एक टॉपिक है जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है अभी फिलहाल के लिए। मतलब कुल मिला जुलाकर टाइम के साथ साथ कैसे चार्जिंग होती है उसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। बस हमने इतना पढ़ा है कि कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करने वाली एक डिवाइस होती है, ठीक है ना। उसमें हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, उसके अंदर इतना चार्ज स्टोर हो जाता है, ठीक है ना। वो उसमें कितना टाइम लग रहा है वो कैसे डिपेंड करेगा, वो सब चीजें नहीं पढ़ी हमने, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अगर मान लीजिए जब हम इसको चार्ज करते हैं तो उसने कहा चार्ज करते समय तो एकदम से तो पूरा चार्ज हो नहीं गया, और जब ये एकदम से पूरा चार्ज नहीं हो गया, मतलब ऐसा तो है नहीं कि इसकी ये वाली प्लेट पर 10 कूलाम और इस वाली प्लेट पर -10 कूलाम एकदम से आ गया, नहीं। जीरो से ये चार्ज होना स्टार्ट हुआ होगा। तो जैसे जैसे इस पे चार्ज बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे एक प्लेट को हम चार्ज देते जाएंगे वैसे वैसे उसके सामने वाली प्लेट पर चार्ज इंड्यूस होता जाएगा। तो जो चार्ज इंड्यूस हो रहा है ये एक तरीके से इसको बढ़ते हुए, ये भी एक तो कांस्टेंट नहीं है, पहली बात, टाइम के साथ साथ ये बढ़ रहा होगा, चार्ज बढ़ रहा होगा, वैसे वैसे सामने वाली प्लेट पर भी चार्ज बढ़ रहा होगा। इसका मतलब जो करंट, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। कैसी है, वेरिएबल। क्योंकि जो चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जब वेरी कर रहा है तो इसका मतलब उससे प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो रही होगी, वेरी कर रही होगी। उसने एक नया टर्म यहां पर गढ़ा और एक नई बात बताई लोगों को कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्विवेलेंट टू द करंट। मतलब वेरी करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के इक्वल होती है, मतलब एक करंट के इक्विवेलेंट होती है। वो करंट तो नहीं है एग्जैक्टली बिल्कुल जैसी करंट होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी वेरी करती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की तरह बिहेव करने लगती है। उसने यही बताया, ठीक है ना, कि देखिए ही आर्ग्यूड दैट ड्यूरिंग चार्जिंग ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द रीजन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स। कैपेसिटर की प्लेट के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी जो कि कैसे नेचर की होगी, चेंजिंग नेचर की होगी। दिस फील्ड इज इक्विवेलेंट टू द करंट। ये फील्ड करंट के इक्विवेलेंट होती है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो करंट के इक्विवेलेंट होती है। विच एग्जिस्ट सो लॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग एंड प्रोड्यूस द सेम मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट एज डज द कंडक्शन करंट। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ये करंट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग करंट तभी तक इंड्यूस होती रहेगी या तभी तक वो प्रोड्यूस होती रहेगी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहेगी, बोलो ना, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती रहेगी, वेरी करती रहेगी। वैसा ही जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पढ़ा था कि जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता रहेगा तब तक करंट इंड्यूस होती रहेगी, वैसे ही यहां पर मैक्सवेल ने बताया जब तक इन दो प्लेट के बीच में मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करती रहेगी तब तक करंट एग्जिस्ट करेगी, और जैसे ही इन दोनों के बीच में बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिंग के बजाय कांस्टेंट हो जाएगी तो करंट जीरो हो जाएगी। समझ में आ रही बात ना, मींस वही वाली बात होगी जैसे ये फुल्ली चार्ज होगा तो ये सर्किट ब्लॉक कर देगा करंट को, अब आगे करंट को जाने ही नहीं देगा। समझ में आ रही बात ना, जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फुल्ली चार्ज होना मतलब इसके ऊपर चार्ज फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया। कोई भी कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज होगा तो जितना उसकी टोटल कैपेसिटी है उतना चार्ज उसने स्टोर कर लिया, अब उसके बाद वो आगे चार्ज को ले नहीं रहा है। समझ में आ रही बात ना, तो इसका मतलब है कि आगे जब चार्ज को स्टोर नहीं करेगा तो इन दैट केस करंट जो हमारी जो एक नई तरह की करंट आई थी हमारी जिंदगी में, ये करंट एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्लियर। मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट, अगली लाइन लिखेगा, मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट, ठीक है, मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट, ठीक है, देयर इज नो एनी डिसकंटिन्यूटी। मैक्सवेल पॉइंटेड आउट दैट देयर इज नो एनी डिसकंटिन्यूटी in current. There is no any discontinuity in the current between the plates of capacitor. There is no any discontinuity in the current between the plates of capacitor. Between the plate of capacitor. Because the changing electric field exists between the plates. Because the changing electric field exists between the plates which is equivalent to the current, देखो, there is no any discontinuity in the current between the plates, पहले ये आया, फिर उसके बाद क्या लिखा है बच्चों, which is equivalent to
नहीं, बिटवीन द प्लेट्स के बाद, हाँ, बिकॉज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स, बिकॉज द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट्स विच इज इक्विवेलेंट टू द करंट, यही था ना, विच इज इक्विवेलेंट टू द करंट, ओके, इक्विवेलेंट टू द करंट एंड एग्जिस्ट as long as and exist as long as the electric field is changing and exist as long as the electric field is changing। अगर डिस्प्लेसमेंट करंट पर क्वेश्चन आया तो ये जरूर लिख के आइए जो मैं सब बता रहा हूं आप लोगों को, ठीक है ना, as the electric field is changing, as long as the electric field is changing, okay, this current produces the same magnetic field। अब जितनी मैग्नेटिक फील्ड ये कन्वेंशनल करंट जनरेट कर रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ये यहां पर जो करंट जनरेट हो रही है ना, जिस एक तरीके की स्यूडो करंट टाइप की, हम एज्यूम, मतलब अभी तक कन्वेंशनल नहीं है, ये कन्वेंशनल ना होना मतलब, ये कन्वेंशनल होता तो पारंपरिक होता तो हम पहले से कहते जैसा पहले से जानते आ रहे हैं या पहले से चला आ रहा है वैसा ही, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो क्या बोला, दिस चेंजिंग करंट प्रोड्यूसेस, एक मिनट दोबारा, as long as the electric field is changing, this current produces the same magnetic field। हाँ, as long as the electric field is changing, इसके बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए, फिर उसके बाद हाँ, this current produces the same magnetic field, this current produces the same magnetic field as the conventional current does, produces same magnetic field as the conventional current does, ओके, हो गया यहां तक, बहुत अच्छे। बस सिर्फ अगली लाइन में एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, ये स्टेटमेंट बिल्कुल लिख देना है, इसको बोलना नहीं बिल्कुल भी। द करंट करस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, द करंट करस्पॉन्डिंग टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, the current corresponding to the changing electric field is known as displacement current। the current corresponding to the changing electric field is known as displacement current, ठीक है ना। and it is denoted by id, I के नीचे small d लगा दीजिएगा, ठीक है ना, and it is denoted by id, okay। Therefore, the modified Ampere circuital law is given by, therefore the modified Ampere's circuital law, is given by, therefore the modified Ampere circuital law is given by, क्या बताओ भाई, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। ये जो IC प्लस ID में ID है वही डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये जो ID है यही क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। समझ में आ गई बात ना, बहुत अच्छे। म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID, ठीक है। मतलब उसका कहना यह था कि बस एम्पियर सर्किटल लॉ जो है वो B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I था, I ना होकर IC प्लस ID करिए, जहां कन्वेंशनल करंट रहेगी वहां डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो होगी, और जहां डिस्प्लेसमेंट करंट होगी वहां कन्वेंशनल करंट जीरो रहेगी। अगर ये है और ये नहीं है तब भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, और अगर ये है और ये नहीं है तो भी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो जिस जगह पर कन्वेंशनल करंट काम करती है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, वहां डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाती है, और जहां डिस्प्लेसमेंट करंट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है वहां पर कन्वेंशनल करंट मैग्नेटिक फील्ड को क्या करती है, तो वो जीरो हो जाती है उसकी मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गई बात ना, अभी कोई डाउट हो तो बताओ, बहुत अच्छे, ठीक है। अब अगली लाइन लिखो, मतलब अगली लाइन में क्या नेक्स्ट डालो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये खत्म, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसको मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ भी कहते हैं, मैक्सवेल एम्पियर सर्किटल लॉ, मतलब दोनों का मिलाकर कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। लिखे नेक्स्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिखो,
लिखिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस, हेडिंग डाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नेक्स्ट हेडिंग है ना। हम लोगों ने केवल बच्चे में पहले इसका सिर्फ एलिमेंट्री आइडिया लिया है। एलिमेंट्री आइडिया मतलब आपकी जिंदगी में इसके यूजेस बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट से हम कहां कहां काम ले रहे हैं। मैं तो कह ही रहा हूं ना कि हमारे पूरे चैप्टर में कहीं इसका यूज ही नहीं है कि हम इस डिस्प्लेसमेंट करंट से कहां कहां इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। अब ये और बात समझो, जहां जहां डिवाइसेस, जो भी हम डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं ना, उन डिवाइसेस में जहां भी कैपेसिटर लगे होते हैं, जिन भी डिवाइसेस में चार्ज को स्टोर करने वाले कैपेसिटर लगे होते हैं, उनके केस में अगर हम जब करंट दे रहे होते हैं और वो डिवाइस कंटिन्यू काम कर रही होती है, तो एक एम्बिग्यूटी उठ के आती है कि भैया ये यहां पर जब करंट सर्किट के अंदर जो हमारा कैपेसिटर लगाया है, यहां पर प्लेट्स का आपस में कनेक्शन नहीं होता। कोई भी कैपेसिटर बना लो आप, तो उस कैपेसिटर में दो प्लेट आपस में कनेक्टेड नहीं होती, सिर्फ उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल करके या डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल करके उनको उनकी मतलब कैपेसिटेंस को बढ़ा तो सकते हैं हम लोग, लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ मेरी बात ना। तो इसलिए प्लेट्स के बीच में जब गैप है तो फिर यहां पर करंट कहां से जनरेट हो रही है, तो वो करंट हर जगह रहती है। मतलब कुल मिला जुलाकर जिस भी जगह ऐसा केस बने कि जहां कन्वेंशनल करंट ना हो और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो रही हो, तो समझो कि वो कौन सी करंट है जो उसको जनरेट कर रही है। जैसे कई बार ऐसा होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मतलब कहने का ये हुआ कि एनर्जी अगर आपको कहीं से लगा ना, कि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको लगा एनर्जी मिल रही है, तो भाई जरूर कोई ना कोई एनर्जी खर्च कर रहा होगा तो ही वो मिल रही है, मतलब अपने आप से क्रिएट डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। उसी तरह से अगर कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रही है, केवल नेचुरल मैग्नेट को छोड़कर इलेक्ट्रोमैग्नेट अगर कहीं जनरेट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो फिर जरूर कोई ना कोई करंट रही होगी जो उसको प्रोड्यूस कर रही है, क्योंकि बिना करंट के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो सकती। क्योंकि सबसे पहला ही जो लॉ है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का, तो वो बायो-सावर्ट लॉ, उसमें सीधे करंट पे ही आया था कि सबसे पहली बात, करंट कैरिंग कंडक्टर ही मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ मेरी बात ना। चार्ज भी कैरी करते रहे, लेकिन अगर करंट फ्लो ना कर रही हो तो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो सकती। मींस जो प्रोडक्शन है ईएमएफ का सिंपलेस्ट एनर्जी सर्किट है ना, उससे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। हां, तो उसमें ही है बस डिस्प्लेसमेंट, और वो हमारे सर्किट में भी नहीं है, तो इसमें क्या क्या यूजिंग मैग्नेटिक। हां, मैं तो कहीं खुद कह रहा हूं बच्चे, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हुई अभी, लेकिन परेशान मत होइए, अभी आगे चल करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जैसी एक ब्रांच हुआ करती है, उसमें जाकर के सारी चीजें पढ़ने को मिल जाएंगी। बट अगर आप वो करेंगे तो, नहीं तो चक्कर में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में से अगर कोई भी ब्रांच आपने ऑप्ट की तो फिर ये सब पढ़ने को मिलेगा आपको दोबारा, ठीक है ना, ठीक है ना। और अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा कुछ और लिया तो फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ओके, लिखो बस क्या लिखवाया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, लिखें अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन, पढ़ लो है ना। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस, है ना, a changing magnetic field produces an electric field. A changing magnetic field produces an electric field. एक चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ठीक है ना। जैसे आपने लिखा ना अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन एंड फैराडेज लॉ, उसमें एक चीज और बढ़ा दो, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशन एंड फैराडेज लॉ ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या फैराडे का लॉ यही था? सुनो एक बार फिर से, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इक्वेशंस एंड फैराडेज लॉ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस क्या समझ में आया, मतलब फैराडे ने हमें क्या बताया था, ये तो बताया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। बोलो कैसे, सिंपल, समझ गए ना भाई। हमने कहा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद एनी लूप इज इक्वल टू फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। तो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा में अगर बी चेंजिंग नेचर का हो, मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग नेचर की हो, तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंजिंग नेचर का होगा। और फैराडे के मुताबिक जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। और अगर ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है
तो फिर E बाई एल से वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होगा, वोल्टेज इंड्यूस होगा तो अगर उसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ है तो करंट भी आएगी। हमने इस तरह के क्वेश्चंस भी किए थे कि भाई जब ईएमएफ इंड्यूस होगा तो मतलब करंट कितनी फ्लो करेगी, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसका कहना यह था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो अपने ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगती है। ये तो फैराडे के मुताबिक था, फैराडे के मुताबिक, ठीक है ना। और मैक्सवेल की इक्वेशन भी इसी बात को कह रही है, ठीक है ना। मैक्सवेल इक्वेशंस और फैराडे का मिला के जब हम लॉ लिखेंगे तो ये बता रहा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। वाइल जबकि, है ना, वाइल एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट वाइल एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ये वाला है वो, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, दोनों का मिला के मॉडिफाइड है ना, बहुत अच्छा। एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। इसके बारे में समझा चुका हूं। ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। क्या ऐसा है? पहले लिख लो, एक बार लिख लो, है ना। क्या लिखा? अकॉर्डिंग टू एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। मतलब क्या समझे मेरे प्यारो, फैराडे के मुताबिक तो हम मैग्नेट में चेंज लाकर, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज लाकर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक वोल्टेज या करंट जनरेट कर सकते हैं। क्लियर? और मैक्सवेल के मुताबिक चेंजिंग मतलब मैग्नेटिक फील्ड को बदलकर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जा सकता है, ये फैराडे का कहना था। और मैक्सवेल और एम्पियर सर्किटल लॉ को अगर हम मॉडिफाई करके जो बाद में लॉ बना, इसको ध्यान में रखें तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके बीच में प्रोड्यूस हो रही है वो कैसी है? इन दो प्लेट के बीच में प्रोड्यूस होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वेरिएबल, चेंजिंग। तो चेंजिंग नेचर की मैग्नेटिक फील्ड इक्विवेलेंट होती है किसके? करंट के। और वो करंट प्रोड्यूस करती है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कह सकते हैं अल्टीमेटली कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। इसका मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद हो और वो चेंजिंग नेचर की हो, वहां अपने आप बाय डिफॉल्ट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। और जहां मैग्नेटिक फील्ड हो और वो चेंजिंग नेचर की हो, वहां बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इसका मतलब एक ही जगह पर एक ही समय में अगर वेरिएबल कोई भी है, वेरिएबल अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो भी, अगर वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट होंगी। ठीक है ना, समझ में आ रही बात। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बनने वाली वेव्स को इलेक्ट्रिक वेव्स और मैग्नेटिक फील्ड के कारण बनने वाली वेव्स को मैग्नेटिक वेव्स कहा गया। उन दोनों का कॉम्बिनेशन जहां पर मौजूद होगा उसको कहा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। समझ में आ गई बात ना, बहुत अच्छे। तो लिखो क्या लिखा? इट मीन्स दैट, ऐसे लिखेगा इसके आगे अब, इट मीन्स दैट a change in either field produces another field. It means that, भाई इसका क्या मीनिंग निकला? It means that a change in either field produces the other field. यही तो बस बात का मतलब। साथ साथ समझते भी जाओ ना, क्योंकि ये लास्ट वाले टॉपिक या लास्ट वाले चैप्टर इतने ना तो टफ हैं भाई। मान लो पिछला चैप्टर पढ़ा हमने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, कुछ नहीं है उसमें। जिसने जरा सा भी ध्यान से पढ़ा ना तो कुछ है ही नहीं ऐसा कि जिसको मुझे बार बार भैया 10 बार रिवाइज करना पड़ेगा। बस इतना है कि लिखने का ढंग थोड़ा सही से आना चाहिए, डायग्राम थोड़ी सही बनाना, कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी अच्छे से बना लेना, मतलब थोड़ा बस अपने नीट एंड क्लीन काम को करने का ध्यान रखना कि नीट एंड क्लीन हो काम, आपको नंबर मिल जाएंगे बड़े आराम से उसमें। वही यहाँ भी है कहानी। इस चैप्टर में कुछ नहीं है इतना खास, बस इतना जितना मैंने बता दिया ये खत्म है मामला, है ना। इतना ही है इसमें, मतलब जो भी कुछ मोटा मोटे तौर पर समझने लायक चीज है वो इतनी है बस। इसके बाद मैं आगे सीधे अब क्या करवाऊंगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अलग अलग जो है उनके बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। वो का पूरा थ्योरी है, याद ही करने वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो क्या लिखा मुझे? हाँ, इट मींस दैट द चेंज इन आइदर फील्ड प्रोड्यूसेस अनदर फील्ड। मैं इसका मीनिंग जानना चाह रहा हूं, आपको इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है कि सर इसका मतलब है, इसका मीनिंग ये निकल के आया कि किसी भी फील्ड में होने वाला चेंज दूसरी फील्ड को जनरेट करेगा। मींस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट चेंज लाएंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज लाएंगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ओके, बहुत अच्छे। ओके, अब लिखें, है ना, लिखिए therefore the variation in electric and magnetic field, therefore the variation in electric and magnetic field, variation of electric and magnetic field, ठीक है ना, originates
originates two waves perpendicular to each other. Originates two waves perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. Perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation. Okay, propagation. Two waves perpendicular to each other and direction of propagation also. These waves are electric and magnetic waves. These waves are electric and magnetic waves. And in combined form they are called electromagnetic waves. And in combined form they are called electromagnetic waves. Electromagnetic waves. In combined form they are called electromagnetic waves. हो गया, खत्म करो, बस इतना ही है, ठीक है ना। इससे ज्यादा जानने बहुत ज्यादा बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट में लिखिए, ठीक है ना। बढ़ गया। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चों जल्दी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट डालिए जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है। आपको बस केवल एक स्पेक्ट्रम बनाना है, उसमें बस आपको आइडिया ही रखना है कितना कितना क्या क्या होता है कहानी, ठीक है ना। देखेगा ध्यान से। ठीक है, बनाओ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, लैम्डा इन मीटर, ठीक है। टेन की पावर -14 से शुरू करेंगे और 10 की पावर 4 तक जाएगा लैम्डा। वेवलेंथ जो है वो मीटर 10 की पावर -14 मीटर से शुरू होकर के 10 की पावर 4 तक जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, क्या चीज, कौन सी एनर्जी? सब तुमने कहाँ से पढ़ लिया? तुम काहे के लिए टेंशन में? ये सब नहीं पढ़ना भाई, ज्यादा चक्कर में पढ़ना। 10 के पावर -8। अरे यार ये ज्यादा बना दिया क्या? एक मिनट रुक जाओ। हाँ 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 भाई कुछ नहीं है सब, है ना। अरे छोड़ो, चक्कर में ना पड़ो। अरे ओके, 10 की पावर -8। अरे यार ये क्या हो गया मुझे? ये तो सब पूरा पता नहीं बातों में लगा के है सब चीज़ें। 10 की पावर माइनस क्या है ये यहाँ पर -10, बीच में यहाँ पर क्या रहेगा 10 की पावर -12, फिर यहाँ हो जाएगा 10 की पावर -8, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पर होगा 10 की पावर 6 -6, फिर उसके बाद आएगा 10 की पावर -4, 10 की पावर -2, है ना, 10 की पावर 0, 10 की पावर 2। चलो भाई ध्यान दो, बस बात ना करो भाई, बात ना करो, ठीक है ना, बेकार की बातें ना करो, ध्यान दो, ठीक है। इसके बीच में यहाँ पर रहेंगी क्या
गामा रेज, गामा रेज, हाँ वेरी गुड। कहां से कहां तक होती है एक्स रेज? -11 से लेकर क्योंकि यहां पर क्या एक्स रेज, यहां पर कौन सी होंगी? यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। ये जो रीजन है यहाँ ये बीच में, ये क्या हो जाएगा? वेरी गुड, विजिबल, विजिबल स्पेक्ट्रम, ठीक है ना, विजिबल लाइट या विजिबल स्पेक्ट्रम बात है, ठीक है जी, ओके। फिर इसके बाद ये कौन सी होंगी यहाँ? हाँ वेरी गुड, कहाँ तक जाएंगी? -2 के आसपास तक जाएगी, यहाँ तक है ना, इंफ्रा रेड, ठीक है। फिर इंफ्रारेड के बाद माइक्रोवेव, ये क्या बात है, बस यही याद कर लेना सब। अच्छा, उससे भी ज्यादा जो मैंने लिखवाया इससे पहले, मैं फिर कह रहा हूं आपको, इस पे आपके पेपर के लिहाज से उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, पेपर में बस यही आएगा ही सही मायनों में। हाँ मतलब इनकी, मतलब इससे मेरा मतलब ये समझ लो ना, ये नहीं कह रहा हूँ स्पेशली, यानी कि ये इसके बाद जो बताऊंगा सब बस वही आएगा ही पेपर में सदा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करंट का एलिमेंट्री आइडिया रहना चाहिए आपको, ठीक है ना, कि कैसे कैसे अगर आया तो क्या लिखोगे उसमें, ठीक है ना। माइक्रोवेव, यहां पर रेडियो वेव, ठीक है ना, ठीक है, रेडियो वेव्स। अब बिल्कुल भी ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ काम की बात पढ़ो, है ना, सनत, बस उतना पढ़ो जितने की अब हमें जरूरत है, क्योंकि इस समय बोर्ड को हमें फोकस करके पढ़ना। पढ़ लिया कोई बात नहीं, एक बार पढ़ने में कोई बुराई नहीं है, अब लेकिन मतलब अब टाइम नहीं बार बार खपाना उस पर, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लिया तो अच्छी बात है, उसमें कोई बुराई थोड़ी है, पढ़ना कोई बुरी बात नहीं, ठीक है। अभी सुनो भाई, ये बना लो पहले जल्दी से स्पेक्ट्रम। 4 टाइप की, मतलब इस तरह की वेव्स आपको देखनी है, 3 इधर 3 इधर, ठीक है ना, 6 ये और बीच में एक विजिबल, 3 इधर हैं 3 उधर हैं और बीच में क्या है? ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम। ये वेवलेंथ दी गई है मीटर में, वेवलेंथ दी गई है मीटर में, ठीक है ना। ऐसे याद रखना सीक्वेंस में, बार बार कह रहा हूं, कैसे याद रखोगे? गामा, बोलो गामा रेज के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद यूवी रेज, यूवी रेज के बाद विजिबल स्पेक्ट्रम बीच में है ये, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव, समझ गए ना। 2-4 बार इसको रिवाइज करोगे अपने दिमाग में, यही सीक्वेंस बिल्कुल जरूर याद रखना, क्योंकि उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर मान लो पेपर में कोई भी आ गया बीच में, तो आप थोड़ा आइडिया लगा लोगे, अच्छा इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, इसके बाद ये था, तो ये इसका रेंज कहाँ रही होगी, ये रेंज आएगी इसकी, ठीक है ना, ऐसे करके आएगा। कैसे इनका प्रोडक्शन होता है और क्या इनका यूजेस हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये सब देखना है बस। अब हमें जल्दी जल्दी करो, तेरे साथ हो गया, ये बन गया हो तो मैं आगे बढ़ जाऊं। करते हैं कुछ बच्चे, मेरा प्री बोर्ड है फिजिक्स, क्या बच्चे? हाँ जो भी होगा देखो, लिखो नेक्स्ट, लिखो भाई जल्दी से बच्चों, हेडिंग डालो। अलग अलग रेज के बारे में पढ़ेंगे, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने सब कुछ लिखा है अलग अलग, इसको पढ़ना है अलग अलग और खत्म हो जाना है चैप्टर। जितना तेज आप काम हाथ चला लेंगे उतना ही आपके लिए फायदा होगा। पहला लिखें गामा रेज, पहली हेडिंग डालिए गामा रेज, तो गामा रेज के बारे में पढ़ेंगे। हर एक में हम यही 3 चीजें पढ़ेंगे, 3-4 चीजें, ठीक है ना। पहला वेवलेंथ, वेवलेंथ की रेंज, है ना, वेवलेंथ रेंज हर एक के लिए ये लिखेंगे सब। दूसरे में हम लिखेंगे क्या, पहले लिख लो, अच्छा इसकी वेवलेंथ लिखो, वेवलेंथ रेंज क्या होगी? 10 की पावर -4 मीटर टू 10 की पावर -14 मीटर, सॉरी 10 की पावर -14 मीटर टू, कहां तक है बताओ, देखकर दिख रही है, समझ में आ रहा होगा। 10 की पावर -10 मीटर तक, 10 की पावर -14 मीटर टू 10 की पावर -10 मीटर, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। फ्रीक्वेंसी की रेंज बताओ जल्दी से, फ्रीक्वेंसी रेंज, हाँ वेरी गुड। क्या करना, अगर भूल भी जाओ ये याद रख लो, बस एक वेवलेंथ याद रख लो, तो फिर C/λ से निकल जाएगी। न्यू इक्वल टू होता है C/λ, न्यू इक्वल टू C/λ। C रखो पर 3 × 10 की पावर 8, अब देखो 3 × 10 की पावर 8, 3 × 10 की पावर 8 अपॉन में लैम्डा, लैम्डा कितना है 10 की पावर -14, तो ऊपर चल जाएगा, क्या बन जाएगा 3 × 10 की पावर, बोलो 14 बात 22 आएगा शायद, 22 है ना। तो 10 की पावर 3 × 10 की पावर 22 हर्ट्ज से लेकर, अब बताओ इसके करस्पॉन्डिंग कितना आ गया, 3 × 10 की पावर 22, उसके करस्पॉन्डिंग बताओ 18 आ जाएगा। तो 3 × 10 की पावर 18 हर्ट्ज तक, 3 × 10 की पावर 18 हर्ट्ज, बोलो बात समझ में आएगी नहीं। 3 × 10 की पावर 22 हर्ट्ज से लेकर 3 × 10 की पावर 18
हर्ट्ज। वो याद रखना ज्यादा जरूरी है, ये याद रखिएगा तो बन जाएगा अपना आप। फॉर्मूला होता है, बता दे रहा हूं, साथ में लिखवा दे रहा हूं ना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, बस ये फॉर्मूला होता है। तो आपको इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग न्यू पता करना है तो सी बाई लैम्डा कर दो, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग न्यू पता करना है, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, तो सी बाई लैम्डा कर दो। ठीक है, याद रख लो तो और अच्छी बात, अगर आपको याद रह जाए तो फिर बिना बात झंझट में नहीं पड़ना है कि इसको निकाल के देखेंगे। चलो जी, वेवलेंथ पता चल गया, फ्रीक्वेंसी रेंज पता चल गई। प्रोडक्शन कैसे करेंगे इनका हम? अरे कहां से प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, तो लिखो, लिखिए, बाय ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक एंड एटॉमिक न्यूक्लियाई, बाय ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड डिके ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स, बाय ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, एटम्स के न्यूक्लियस से जनरेट की जा सकती हैं गामा रेज, है ना। हाँ तो उसमें सब आ गया ना। हाँ तो वो एटॉमिक न्यूक्लियाई, बस जहाँ तुमने ये वर्ड यूज किया ना एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो न्यूक्लियाई के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सब उसमें आ जाएंगे, बात खत्म। ठीक है, बाय ट्रांजिशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई एंड डिके ऑफ सर्टेन मटेरियल्स या पार्टिकल्स, डिके ऑफ सर्टेन पार्टिकल्स। प्रोडक्शन का तरीका मिल गया। यूजेस लिखो जल्दी से, यूजेस हर बार यही 4-5 चीज, 3-4 चीजें पता होनी चाहिए बस, 1 2 3 4, ठीक है ना। थर्ड मतलब प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं और यूज क्या है, तो गामा रेज के यूजेस में लिखिए, है ना। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, या बस छोड़ो, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस की स्टडी करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, गामा रेज का, बस इतना ही काफी है। 1-2 यूजेस आपके पास ना कोई सैंपल पेपर वगैरह कोई दूसरी किताब होगी तो उससे देख लीजिए, है ना। कैंसर में है इसका तो लिख सकते हैं, ठीक है ना। इन कैंसर ट्रीटमेंट है ना, हाँ ठीक ठीक, इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है ना। जो ट्यूमर वगैरह होते हैं उनको खत्म करने के लिए, ठीक है ना, इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है। मेरे पास एक्चुअली ये जो किताब दी है ना इसमें बहुत कम यूजेस दिए हुए हैं, है ना। अब 2-4 यूजेस आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं जो आपको पता होंगे, सही लिखना, लेकिन बस किसी भी बुक से लिखना तो सही लिखना है, ठीक है। सेकंड लिखिए, बस हो गया ये। एक्स रेज लिखो अगला, एक्स रेज, एक्स रेज, एक्स रेज, ठीक ठीक लिखें, एक्स रेज दिखाओ, हाँ दिखाओ दिखाओ, है ना, एक बार देखो लिखो, ठीक है। यूजेस में क्या क्या लिखा, गामा रेज की यूजेस में आपने लिखा होगा हाँ, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है ना। और हाँ ऐसे फॉर फूड प्रिजर्वेशन भी लिख लो, ठीक है ना। फॉर फूड प्रिजर्वेशन, फॉर फूड प्रिजर्वेशन, 3 हो गए ना, 3 बहुत हैं। फॉर फूड प्रिजर्वेशन हो गया। नेक्स्ट लिखो एक्स रेज, एक्स रेज के बारे में डालिए, एक्स रेज, वेवलेंथ रेंज लिखिए इसकी 10 to the power minus 11, 10 की पावर माइनस 8, 10 to the power minus 11 2, 10 to the power minus 8 मीटर तक हो गया, ठीक है ना। 10 to the power minus 8 मीटर, 10 to the power minus 11 मीटर टू 10 to the power minus 8 मीटर, ओके। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिए 3 into 10 की पावर 19 2, हाँ 3 into 10 की पावर 19 2, 3 into 10 की पावर 16 हर्ट्ज। यार यही बस ये कॉन्ट्रडिक्शंस आते हैं ना, जब यही दिक्कत होती है इस चैप्टर में, सबसे ज्यादा यही दिक्कत है। कई सारी किताबों में कई सारी चीजें दी गई हैं अलग अलग, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन है। यहाँ पर इन्होंने लिखवाई है फ्रीक्वेंसी रेंज 10 to the power 16 टू 10 to the power 21। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये बहुत इस चैप्टर हाँ वो अलग के अलग होगी, हाँ हाँ ठीक भाई। ये जल्दी से लिखिए एक्स रेज, एक्स रेज करा, एक काम करो तो आप इसकी वेवलेंथ को हटा के ये लिखिए एक्स रेज की वेवलेंथ, ये और आसान शब्दों में भी है, ठीक है ना। लिखिए 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर,
कट कर दो, एक्स रेज की, एक्स रेज वेवलेंथ की frequency. वेवलेंथ, एक्स रेज की वेवलेंथ लिखो 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, ठीक है, 10 की पावर -3 नैनोमीटर। ओके, अब इसके बेस पर बताओ, इसके बेस पर फ्रीक्वेंसी रेंज बताओ जल्दी से। अगर 1 नैनोमीटर से 10 की पावर -3 नैनोमीटर तक लिया हमने, ठीक है ना, तो भाई 1 नैनोमीटर मतलब 1 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, और ये हो जाएगा कितना नैनोमीटर तक बताया, 10 की पावर -3 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -9, ये हो जाएगा आपका कितना, इसको डिवाइड कराएंगे 1 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -9 अपॉन, सॉरी 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर -9, 3 इंटू 10 की पावर 17, और फिर ये हो जाएगा कितना, 10 की पावर -12, ये हो जाएगा 10 की पावर 8 अपॉन 10 की पावर 12, ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 20। तो इन्होंने इधर से एक कम कर दिया, उधर से एक बढ़ा दिया, मतलब रेंज लेने के लिए पूरा ले लिया। लिखिए फ्रीक्वेंसी की रेंज 10 की पावर 16 टू 10, 3 इंटू 10 की पावर 21 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिए 1 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज टू 3 इंटू 10 की पावर 21 हर्ट्ज। हाँ सही तो यही है, समझ में आ रही बात ना, लेकिन रेंज में लाना है ना, तो भाई एक बात बताओ, ये इतना हर्ट्ज ना, जब इतने 3 इंटू 10 के बाद 17 के आसपास बातें होने लगती है ना, तो इससे एक आध कम भी चलेगा, इधर एक आध ज्यादा भी चलेगा, इतना एग्जैक्ट नहीं भी याद है ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक आइडिया ही तो होना चाहिए, बस इस रेंज में रहता है। रेंज लिखिए ना हमने, एग्जैक्ट तो हम बता भी नहीं रहे, तो आप लिखिए जो मैं लिखवा रहा हूं वो लिखिए, है ना। एक्स रेज की वेवलेंथ को क्या लिखा, 1 नैनोमीटर से 10 की पावर -3 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी रेंज 1 इंटू 10 की पावर 16 टू 3 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्ज, 21 हर्ट्ज हो गया, बहुत अच्छे, ठीक है। प्रोडक्शन लिखिए, ठीक है ना, प्रोडक्शन लिखिए, बाय सडन डिक्लेरेशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, बाय सडन डिक्लेरेशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, बहुत तेज दौड़ते हुए इलेक्ट्रॉन को अगर सडनली क्या कर दिया जाए, डीएक्सेलरेट कर दिया जाए, बाय सडन डीएक्सेलरेशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बाय देखो, बाय सडन डिक्लेरेशन ऑफ, ये डिक्लेरेशन उसको पढ़ते हैं वैसे, बाय सडन डिक्लेरेशन ऑफ हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन, ये तो हो गया, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का सडनली क्या कर दिया जाए, डिसेलरेशन कर दिया जाए। तो दूसरा बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, एंड बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन इनर मोस्ट ऑर्बिट्स, इन इनर मोस्ट ऑर्बिट्स, बहुत अंदर वाली ऑर्बिट्स के, नहीं एक्सरेज की बात कर रहे हैं, इन इनर मोस्ट ऑर्बिट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन अमंग्स इनर मोस्ट ऑर्बिट, हो गया। नेक्स्ट लिखो, ठीक है ना, यूजेस लिखिए, यूजेस इन मेडिकल डायग्नोसिस, इन मेडिकल डायग्नोसिस, ओके, इन मेडिकल डायग्नोसिस, in detecting faults and cracks, in detecting faults, faults, faults and cracks, in detecting faults and cracks, हो गया, faults and cracks, गामा रेज एक्स रेज होगी, हाँ हाँ, नेक्स्ट हो गया, चलिए नेक्स्ट लिखिए, अल्ट्रावायलेट रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, ठीक है ना, इनकी वेवलेंथ रेंज लिखिए 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, अल्ट्रावायलेट 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर, हो गया। WR भी लिख सकते हो आप अपने शॉर्ट में ना, WR मतलब वेवलेंथ रेंज, ठीक है ना, 400 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिए, फ्रीक्वेंसी रेंज 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू
8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। अब ये आपको याद ही करनी पड़ेंगे क्योंकि इतना आगे पीछे लिखवाई दी है इनको, है ना। 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज, ठीक है ना, 8 इंटू 10 की पावर 16 हर्ट्ज। नेक्स्ट लिखो प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन, ठीक है। लिखिए बाय सन कॉमा बाय आर्क, ARC आर्क, है ना। आर्क मतलब कुछ जैसे कुछ इस तरह की लाइट्स होती हैं जिनसे प्रोड्यूस होती है, जैसे वेल्डिंग लाइट्स होगी, ठीक है ना, उनसे प्रोड्यूस हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बाय आर्क कॉमा क्या लिखवाया, 2 लिखवा दी ना, सन और आर्क। बाय लिखिए वैक्यूम स्पार्क एंड बाय वैक्यूम स्पार्क, बाय वैक्यूम स्पार्क, बहुत है, 3 हो गए, ओके। यूजेस लिखिए इन डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, इन डिटेक्शन ऑफ इनविजिबल राइटिंग, हाँ, इनविजिबल राइटिंग को डिटेक्ट करने के लिए होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, लाइटनिंग, ठीक है ना। नेक्स्ट राइटिंग मतलब जो इनविजिबल राइटिंग आप नहीं देखते हो, कुछ इस तरह के पेन आते हैं कि बस उस पर जब लाइट डालोगे तब तो दिखेगी, वो नहीं उधर लिख लिया आपने, चीटिंग पेन जिनको बोलते हैं ना, इधर लिख लिया, फिर उसके बाद में लाइट डाल के देख रहे हो तो अल्ट्रावायलेट रेस होती है वो, ठीक है ना, ओके। नेक्स्ट लिखो फिंगरप्रिंट्स, इन फिंगरप्रिंट्स ऐसे लिख लो, ठीक है ना, इन फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टू रीड, बल्कि ऐसे लिखो इन डिटेक्टिंग, नहीं बल्कि ये आसान है, टू किल जम्प्स इन मिनरल्स, टू किल जम्प्स इन मिनरल्स, टू किल जम्प्स इन मिनरल्स, ठीक है। कितने हो गए, 3 हो गए, तो बात है 3 यूज बहुत है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो अल्ट्रावायलेट के बाद ये विजिबल पे, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट या विजिबल रेज, ठीक है ना। लिखिए विजिबल लाइट, वेवलेंथ लिखिए इसकी जल्दी से, WR मतलब वेवलेंथ रेंज, 4 इंटू 10 की पावर -7 टू, इन्होंने कितने लिखवाई, एक मतलब 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर, विजिबल लाइट की लिखिए 700 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर वेवलेंथ रेंज। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिए 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 4 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज टू 8 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज। प्रोडक्शन लिखिए रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स, रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम्स इन गैसेस, radiated by excited atoms in gases, radiated by excited atoms in gases, okay। यूजेज लिखिए टू सी थिंग्स, टू सी थिंग्स चीजों को देखने के लिए, एंड इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सेकेंड यूज लिखो इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में विजिबल रेज का ही यूज होता है, ठीक है ना। थर्ड लिखो टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टू रिवील द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। विजिबल हो गई, इसके बाद कौन कौन सी बची, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और फिर रेडियो वेव, ओके जी। जल्दी लिखो बच्चों इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेंज लिखिए, इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेंज 1 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर,
आ रही है, ऐसा हो रहा है भैया। एक मिनट यूवी बाद में आ रही है और भाई, एक मिनट सुनो ना, एक मिनट वापस एक बार रिकॉल करो। क्या मैंने एक्सरेज की लिखवाई 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, ठीक है, एक्सरेज की। फिर एक्सरेज के बाद यूवी रेज की लिखवाई मैंने 400 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर तक, फिर 1 नैनोमीटर से लेकर, यानी ये तुम्हें ऐसे पता क्या, ये उल्टा कर रहा है, मतलब इसको ऐसे कर लिखवाते हम 10 की पावर -3 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। एक्सरे में लिखा है ना उसने 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, वो उधर से इधर की ओर देख रहा है, हम इधर से उधर की ओर देख रहे हैं, ऐसा इसलिए लग रहा है। देखो सुनो, एक्स रेज में हमने लिखा ना 1 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर, अगर हम उसी को लिखते 10 की पावर -3 नैनोमीटर से 10 की पावर -3 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर, तो इधर से उधर की ओर जाता, और फिर वो जो मेरा 1 नैनोमीटर आता, फिर वहीं से आपको अगला वाला मिल जाता 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, फिर वहीं से आपको 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक अगला मिल जाता, फिर वहीं से आपको 700 नैनोमीटर से लेकर 1 नैनोमीटर, मतलब सॉरी 700 के ऊपर फिर कौन सा मिलने लगता, माइक्रोवेव। नहीं, इंफ्रारेड तो 700 वाले में आ गया ना, हाँ, अभी वो मैंने लिखवाया 1 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, लेकिन हम इसी को अगर ऐसे लिखते ना 400 से 700, फिर 700 से, फिर नैनोमीटर नहीं आएगा वो, मैंने उसको, अच्छा इंफ्रारेड को मैंने क्या लिखवाया, हाँ, तो उसको 1 नैनोमीटर कर लेते हैं, उसको लिख दो 1 mm टू 700 नैनोमीटर, 1 mm 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर, नहीं समझे, ठीक, 1 मिलीमीटर टू 700 नैनोमीटर, ठीक है, हो गया। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो, अभी मैं इसको एक बार और समराइज कर दूंगा, समराइज, परेशान मत हो, वेवलेंथ रेंज ही मेन है, वेवलेंथ रेंज को एक बार और समराइज कर दूंगा, ठीक है ना। लिखो फ्रीक्वेंसी रेंज क्या लिखी, किसकी बात चल रही है, इंफ्रारेड की, तो फ्रीक्वेंसी रेंज लिखो 3 × 10 की पावर 11 टू 4 × 10 की पावर 14, 3 × 10 की पावर 11 टू 4 × 10 की पावर 14, हाँ हर्ट्ज में है सब, ठीक है ना। प्रोडक्शन लिखो, प्रोडक्शन कैसे होगा, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, ओके, एंड इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन, इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इनमें प्रोड्यूस होती है ये वाली रेज इंफ्रारेड, इन रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिफ्रैक्शन। क्या लिखा है पहले तो मैंने, वाइब्रेशन फ्रॉम, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, और ये भी लिख सकते हो, छोड़ो है ना, वाइब्रेशन, ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन नहीं भी लिखोगे छोड़ दो, क्या लिखा, इन एक मिनट, वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड, ये लिख लो, ठीक है ना, फ्रॉम हॉट बॉडीज प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब इंफ्रारेड रेज जो है वो किसी भी निकल सकती हैं, वो भी लिखा रहने दो, जो लिखा है वो भी रहने दो, और फिर एक और बार इसमें लिख लो, फ्रॉम हॉट बॉडीज, बहुत ज्यादा गर्म बॉडीज से निकलती है इंफ्रारेड, ठीक है ना, हाँ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में भी आएंगी, है ना, उसमें तो आनी है, इंफ्रारेड क्योंकि विजिबल भी होती है, उसमें अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड और विजिबल 3 आ जाती हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना, हो गया। यूजेज लिखो, यूजेज लिखो, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स, है ना, मस्कुलर कंप्लेंट्स, नेक्स्ट लिखो, in the study of molecular structure, infrared में, in the study of molecular structure, in greenhouse to keep the plants warm, in greenhouse to keep the plants warm, ठीक है ना, ग्रीन हाउस में प्लांट्स को गर्म रखने के लिए, ठीक है ना, इन ग्रीन हाउस टू कीप द प्लांट्स वार्म, ठीक है, इन वॉरफेयर, इन वॉरफेयर, in warfare to see through fog or mist, in warfare to see through fog and mist, मतलब जैसे युद्ध में ना जब बम गिरने लगते हैं तो वहां पे जो फॉग मिस्ट तैयार हो जाता है, हेज तैयार हो जाता है, तो हेजी एनवायरनमेंट से देखने के लिए जो है ना इंफ्रारेड रेज की जरूरत पड़ती है,
हाँ समझ गए ना। तो क्या लिखा, टू सी, क्या लिखा, इन वॉरफेयर टू सी थ्रू फॉग और मिस्ट, है ना। हेजी एनवायरनमेंट जो होता है ना उसे देखने के लिए जनरली इसका इस्तेमाल किया जाता है, हेजी एनवायरनमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट को हो गया इंफ्रारेड के बाद, हाँ बहुत सारे भाई, एक यूज थोड़ी है ये, तो मैं कह रहा हूँ 2-3 मैंने लिखवा दिए, और बहुत हैं, दुनिया भर के यूजेस हैं इनके, है ना। आप सेंसर्स बना रहे हैं उनमें यूज हो रहा है, अलार्मिंग जितनी चीजें अलार्मिंग बना रहे हैं उनमें यूज हो रहा है, बहुत सारी चीजों में यूज होता है। नेक्स्ट लिखो इंफ्रारेड हो गया। माइक्रोवेव, जल्दी से, माइक्रोवेव, इसकी वेवलेंथ रेंज लिखिए, वेवलेंथ रेंज 0.1 मीटर टू 1 नैनोमीटर, 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर लिखो, 0.1 मीटर टू 0.1 मीटर टू 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, ठीक है। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिए 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 11, फ्रीक्वेंसी रेंज भाई। वेवलेंथ रेंज होगी क्या, 0.1 मीटर टू 0.1 मीटर टू 1 mm, 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 11, 10 की पावर 9 टू 10 की पावर 11, ठीक है। प्रोडक्शन लिखिए, लिखिए बाई ऑसिलेटिंग करंट्स, बाई ऑसिलेटिंग करंट्स, बाई ऑसिलेटिंग करंट एंड, ऑसिलेटिंग करंट मतलब जो करंट ऑसिलेट करती हो, कम ज्यादा होती हो, ऊपर नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव होती हो, ठीक है ना। बाई ऑसिलेटिंग करंट्स एंड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, एंड बाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर्स, हो गया। यूजेज लिखो माइक्रोवेव के यूजेज, इन रडार, पहला इन रडार, कॉमा लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, इन लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन एंड इन माइक्रोवेव ओवन्स, 3 यूज बहुत हैं, ठीक है ना। क्या लिखा, इन रडार, पहली बात रडार में यूज किया जाता है, दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, ठीक है ना। लॉन्ग डिस्टेंस मतलब सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो होता है, ठीक है ना, जनरली मोबाइल वगैरह में, ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस वायरलेस कम्युनिकेशन, ओके। और इन माइक्रोवेव ओवन्स, ठीक है ना, इन माइक्रोवेव ओवन, हो गया। बस एक बचा है ना, रेडियो वेव्स, लिखिए रेडियो वेव्स, इसकी वेवलेंथ लिखिए, रेडियो वेव की वेवलेंथ ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ऐसे लिखेंगे, ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ग्रेटर देन 0.1 मीटर, ओके। फ्रीक्वेंसी रेंज लिखिए 10 to the power 4 to 10 to the power 9 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी रेंज 10 to the power 4 to 10 to the power 9 हर्ट्ज, ठीक है, हो गया। 10 to the power 4 to 10 to the power 9 हर्ट्ज। प्रोडक्शन लिखिए, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स, बाई ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक सर्किट्स एंड बाई रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, बाई रैपिड एक्सेलरेशन, बहुत तेज एक्सेलरेट करने पर, बाई रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन, बाई रैपिड एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। यूजेज लिखिए, यूजेज इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन, इन रेडियो एंड टीवी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट लिखिए इन एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड, इन एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड, इन एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड, हो गया, ओके। अरे यार ये कहाँ, ये खोलना भाई, देखना जरा, ये बच्चे किसका था ये, खोल
इधर उधर हो गया कहीं, मिटा दे। देखो अब सुनो, मैं इसका एक बार वेवलेंथ रेंज को ना एक बार लिखवा दे रहा हूँ आपको पूरा। ये एक सीक्वेंस याद रख लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो आप फंस जाओगे कि यार कितना भैया ये ऐसे ऐसे कहाँ कहाँ तक याद रखे, ठीक है ना। तो इस सीक्वेंस में याद कर लेना भाई। देखो पहले लिख लो सबसे पहले गामा रेज, ठीक है ना, फिर इसके बाद हाँ ठीक है गामा रेज, फिर इसके बाद क्या, गामा के बाद एक्स रेज, एक्स रेज के बाद बताओ क्या था, यूवी रेज, फिर इसके बाद क्या है विजिबल लाइट, फिर बताओ इसके बाद क्या है भाई इंफ्रारेड IR, इनके बाद क्या है माइक्रोवेव, और भाई फिर क्या है सबसे बाद में रेडियो वेव्स, ठीक है। इनकी रेंज लिख लो सबकी। एक्स रेज की लिखना शुरू करो, है ना। एक्स रेज की क्या है गामा रेज, गामा रेज की थी, है ना, लेस देन, मतलब लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर, लेस देन 10 की पावर -3 नैनोमीटर, ठीक है। मेरा कहने का मतलब सुनिए अब ध्यान से, 10 की पावर -3 नैनोमीटर से भी कम रेंज होगी इनकी। इसके नीचे जो भी होगा वो क्या रहेगी गामा रेज। 10 की पावर -3 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ जिसकी भी होगी वो किस कैटेगरी में आएगा, गामा रेज। अब ये अगला देखो, 10 की पावर -3 से लेकर, ऐसे याद करना ज्यादा आसान पड़ेगा, 10 की पावर -3 नैनोमीटर टू 10 की पावर -3 नैनोमीटर टू 1 नैनोमीटर। मैंने इसका उल्टा लिखवाया, समझ रहे हो ना मेरी बात आप, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे याद करना आसान पड़ेगा। ये तो हो गया सबसे पहले केस में आ गया 10 की पावर -3 नैनोमीटर। अब सर हम इधर से उधर की ओर बढ़ेंगे, इधर से उधर की ओर वेवलेंथ बढ़ाएंगे, समझ गए ना। इधर 10 की पावर -14 है, उधर 10 की पावर 4 है, मतलब वेवलेंथ बढ़ रही है, इधर से उधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ रही है। तो 10 की पावर -3 याद रखा, फिर 10 की पावर -3 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर। अगले केस में 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। याद करो, अभी देखना यही मिलेगा आपको जो मैंने लिखवाया, बाद में मिला लेना। 400 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर। विजिबल रेंज आपको मिलेगी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इंफ्रारेड आपको मिलेगी 700 नैनोमीटर टू, बोलो इंफ्रारेड के लिए क्या लिखा है, 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर। बस यहां ध्यान रखना, गलती ना करना, 1 मिलीमीटर। फिर माइक्रोवेव मिलेगी आपको 1 मिलीमीटर टू, वेरी गुड, 1 मिलीमीटर टू 0.1 मीटर, 0.1 मीटर, और ये होती हैं ग्रेटर देन 0.1 मीटर। अब बताओ समझ में आ जाएगी कि नहीं। ये सीक्वेंस आसानी से याद हो जाएगी, जो सीक्वेंस मैंने अभी लिखवाई है ये आसानी से याद हो जाएगी। एक बार फिर कह रहा हूं, 10 की पावर -3 से शुरू करना, और फिर 10 की पावर -3 से 1 नैनोमीटर, फिर 1 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर, फिर 400 से 700, फिर 700 से 1, लेकिन वो mm है, 700 से 1 mm, क्लियर, 1 mm। छोटा हो गया, आपको लगा शायद छोटा हो गया, नहीं छोटा नहीं हुआ। अगर हम इसको भी नैनोमीटर में बदलेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, समझ वाली बात ना, बहुत अच्छे। 700 से 1, फिर 1 से 0.1 मीटर है वो, मीटर। तो ये हमें ऐसा लग रहा होगा कि ये छोटा हो गया, नहीं बड़ा हुआ है। 1 mm से ये 10 सेंटीमीटर हो गया, 0.1 मीटर का मतलब 10 सेंटीमीटर, तो 1 mm से लेकर 10 सेंटीमीटर तक, और 10 सेंटीमीटर की बड़ी रेंज रखने वाली, 10 सेंटीमीटर से बड़ी वेवलेंथ रखने वाली जो भी होंगी वो रेडियो वेव्स। बोलो बात समझ में आएगी नहीं। इसी को आप 2-3 बार याद कर लेंगे ना, फायदा मिल जाएगा। ये भी आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, है ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, और साथ ही साथ ये वेवलेंथ भी याद हो जाएंगी। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जहां यूजेस आपने 2-4 याद रख लिए, दो यूज याद कर लो, है ना, 2 भी कर लिए तो भी काफी हो जाएंगे आपके लिए। हालांकि मैंने 3-3 लिखवाए हर एक के, जानबूझ करके सोच के कि 3 में से 2 भी याद रहेगा तो भी आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ है नहीं, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है इसमें इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो फिर हम लोग कुछ अलग कहानी कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली कि हम लोग कल से इसको रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज जो चीजें बची हुई हैं उनको कवर करेंगे, ठीक है ना।